नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका सिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इससे पहले जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सबने सही जवाब दिया था। और अब एक प्रश्न आज और पूछते हैं लास्ट चैप्टर में से कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस का कितने परसेंट है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का कितने परसेंट विद्यमान है, वो आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को देखा होगा जो चित्र 6.1 में है, अभी दिखाएंगे आगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे, कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है और कहीं धंस जाती है। तो इसमें देखिएगा ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो लगातार गति होती है। उस गति के कारण या कोई भी आंतरिक प्रक्रिया के कारण कुछ स्थान पृथ्वी से ऊपर उठ जाते हैं और कहीं नीचे धंस जाते हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और जो खड़ी ढाल वाली पहाड़ी होती है उसी को हम कहते हैं पर्वत। तो 8000 मीटर से कुछ ऊंचे पर्वतों के नाम बताएं। तो पहाड़ी क्या होता है? वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल की तरह बिल्कुल इस तरीके से जो आकृति है उसे हम कहते हैं पर्वत। तो अब इसमें ये विभिन्न स्थल रूप जो है वो आपने देखे होंगे, जैसे कि ये पर्वत श्रृंखला क्या होती है, घाटी क्या होती है, ये पहाड़ी क्या होती है, पर्वत क्या है, ये पठार क्या है, और सहायक नदियां क्या होती है, झीलें, मैदान, ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखी होगी। स्थल संधि क्या होती है, ये डेल्टा क्या होता है, नदी का मुहाना क्या होता है, समुद्र, जल संधि, द्वीप। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। तो ये ऊपर क्या था कि जो स्थल रूपों के अंदर परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो जो पृथ्वी की गति है, जो आंतरिक रूप से पृथ्वी की गति होती है, जो भी आंतरिक प्रक्रिया है पृथ्वी की, एक तो उसके कारण कोई भाग ऊंचे उठ गए, कोई धंस गए, ये इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं। और दूसरा आता है जो स्थल भाग या जो बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया हमें दिखाई दे सकती है, आंतरिक प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती। तो बाह्य प्रक्रिया के अंदर लगातार बनना और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए हवा है या बहता हुआ जल है, वायु, तेज वायु, तो इनके द्वारा जो है अपर्दन की क्रिया होती रहती है और निक्षेपण की क्रिया प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। मतलब वो ही वायु के कारण, जल के कारण जो कण इधर उधर बिखर जाते हैं वही कण वापस एक जगह, वही क्या मतलब, जैसे इधर उधर से अपर्दन के अंदर तो होता है उसका कटाव होना किसी सतह का, और निक्षेपण का अंतर्गत होता है वो जो जमाव वापस इकट्ठा होता है उस स्थान पर, उसे कहते हैं निक्षेपण। तो ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दो प्रक्रियाओं के द्वारा स्थल रूपों में परिवर्तन होता है, एक आंतरिक प्रक्रिया और एक बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया के अंदर दो चीजें हैं, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन होता है किसी घिसाव जो है उसका टूटकर घिसना, और निक्षेपण होता है किसी चीज का निर्माण होना। एक ही स्थान पे देखिए, जैसे मान लीजिए मिट्टी उड़ उड़ के इधर उधर से करके कोई एक स्थान पे इकट्ठी हो रही है और वहां किसी स्थान का किसी एक अलग ही स्थल का निर्माण हो गया, किसी स्थल रूप का। तो ये दो प्रक्रिया हैं। उसके बाद में आता है पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब इस प्रकार से होते हैं पर्वत, यूं इस प्रकार से।
जिनमें ढाल बिल्कुल इस तरह से खड़ी ढाल होती है, एक तरह से आधार जिनका चौड़ा होता है। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहते हैं। तो हिमानी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ये वही हिमानी या ग्लेशियर वो एक ही बात है। बर्फ के पहाड़ उन्हीं को हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। यहां कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं और जिन्हें आप देख नहीं सकते। तो जैसे हिमानी जैसे जो हैं ये कई समुद्र के अंदर भी होते हैं। जो एक जहाज था, आपने सुना होगा, टाइटैनिक मूवी भी थी टाइटैनिक नाम से। तो वो जो जहाज जिससे टकराया था वो दरअसल एक ग्लेशियर ही था समुद्र के अंदर। और चूंकि उसके आसपास धुंध थी, कोहरा था, तो वो ग्लेशियर उनको उतना नजर आया नहीं। और जब वो बिल्कुल पास पहुंच जाता है जहाज, तब वो नजर आता है। और फिर वो उस जहाज से जो बर्फ का पहाड़ था उससे वो जहाज टकरा जाता है और लगभग 1,500 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। जैसे अरावली पर्वतमाला है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अरावली पर्वतमाला के अंदर जनसंख्या आपको कम ही मिलेगी। और खेती जो होती है, जैसे हम यहाँ जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जिस तरह से खेती कर सकते हैं, उस तरह से खेती इन पर नहीं हो सकती। इन पर फिर खेती के अलग अलग प्रकार हैं और कुछ एक अनाज है या कुछ एक ही फिक्स चीजें हैं, वही यहां हो सकती है इन पर्वतों पे। तो कृषि योग्य भूमि की यहां कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला। जैसे ये वलित पर्वत, हिमालय। तो ये भू परपटी है जो ऊपर का भाग है, और ये है वलित पर्वत। और ये दिखाया है कि किस प्रकार से ये जो है, देखिए वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? मोड़दार पर्वत। अब ये चीजें और क्लियर हो जाएगी कि वलित पर्वत क्या होता है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखलाएं, इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं आप। जैसे भारत में आप जब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं, तब वहां कई श्रेणियां आप देखते हैं इस प्रकार से। तो ये श्रृंखलाएं हैं। और फिर हम कहते हैं कि इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी ये है, इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी ये है। तो इस प्रकार से हिमालय, आल्प्स और एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय जो है वो एशिया के अंतर्गत आप देखेंगे यहां पर। यूरोप के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बरसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और जो आल्प्स हैं, हिमालय और आल्प्स, आल्प्स कहां है? यूरोप वाला। एक वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। देखिए वलित पर्वत क्या होता है, मैं कुछ बेसिक सी चीजें आपको समझा देता हूं, ये आपके आगे भी काम आएगी। मैंने पहले भी कहीं ना कहीं किसी वीडियो में समझाई होगी। देखिए वलित का मतलब होता है मोड़दार पर्वत। अब ये मोड़दार पर्वत बनेगा कैसे? तो थोड़ी सी प्यारी सी चीज है, अच्छे से देखिए इसको। देखिए पृथ्वी के प्रारंभ के अंदर जो सारे स्थलखंड हैं, यानी जितने भी महाद्वीप आप अलग अलग देखते हैं, वो सब एक ही स्थान पे थे और बीच में थे इस प्रकार से। तो ये जो भाग था इसे हम कहते थे पेंजिया। और ये इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, विशाल सागर था, जिसे हम क्या कहते थे? पैंथालासा। क्या बता रहे हैं आपको कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय एक वलित पर्वत है, तो जिस तरह हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो बाकी जो वलित पर्वत है वो भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं उनका निर्माण होता है। तो पृथ्वी के प्रारंभ में क्या था कि सारे स्थलखंड एक जगह थे। ये जो बीच में पूरा भूभाग था, इसे हम कहते थे पेंजिया।
और पेंजिया के चारों ओर जो विशाल सागर गिरा हुआ था इसे कहते थे पैंथालासा। ये देखिए नाम वैज्ञानिकों ने दिए हैं। भाई इस समय जो पृथ्वी है इसको क्या पता इस बीच में स्थल भूभाग को। जब वैज्ञानिकों ने खोजबीन की और उनको यह पता चला कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से पृथ्वी का निर्माण होने के बाद में जो महाद्वीप है ये कैसे बने, और अभी भी महाद्वीप खिसक रहे हैं। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आता है, जो ज्योग्राफी है एक वैगनर थ्योरी आती है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। ये जो प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती, इन प्लेटों पर ही ये सब महाद्वीप टिके हुए हैं। और ये प्लेटें जो है वो धीरे धीरे सरक रही है, क्योंकि अंदर से है लिक्विड है वो। पृथ्वी अंदर से भी ऐसी ऐसी नहीं है जैसे ऊपर से कठोर दिखती है, ऐसा थोड़ी कि अंदर से भी ऐसी कठोर है, लावा भरा पड़ा है अंदर तो ये जो प्लेटें हैं ये प्लेटें अभी भी खिसक रही है। तो उस समय वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई साहब शुरू में ऐसा रहा होगा कि ये पेंजिया एक बीच में स्थल रहा होगा, तो वैज्ञानिकों ने इसको नाम दे दिया पेंजिया, और का चारों ओर इसके पानी पानी होगा, उसको नाम दे दिया पैंथालासा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, भू संचलन के कारण जो अंदर आंतरिक प्रक्रिया जो हलचल होती है, उस हलचल के कारण पेंजिया जो था स्थल भूभाग, इसके कई हिस्सों में दरार आ गई। दरार आ गई तो यही जो पेंजिया है ये दो भागों में बंट गया। दो भागों में बंट गया तो ऊपर वाला जो भाग था हमने उसको क्या कहा, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, या आप इसको लोरेशिया भी कह सकते हो, लोरेशिया। और दक्षिण वाला जो भाग था इसे हमने कहा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो अब चूंकि इनमें दरार आ गई, दरार आ गई तो ये ऊपर वाला भाग ऊपर हुआ, और ये जो दक्षिण वाला भाग था गोंडवाना लैंड वाला ये कुछ दक्षिण में हुआ। और ये जब इस तरह से बीच में दरार आ गई तो जो पानी चारों तरफ जो था, अब वो पानी क्या बीच में नहीं आएगा, आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक टब है पानी का, उसमें आप कोई पत्थर रखते हैं, उस पत्थर को आपने बीच में से तोड़ दिया, जो ही बीच में से टूटा तो जो पानी साइड में भरा हुआ था वो बीच में आएगा ना। अब तो उसी प्रकार से बीच में एक वृहत सागर क्षेत्र, एक इस तरह का निर्माण होने लग गया, और वही आगे चल के कहला गया टेथिस सागर। बाद में धीरे धीरे जैसे जो गोंडवाना लैंड वाला भाग है ये भी कई हिस्सों में टूट गया, और जो ऊपर अंगारा लैंड वाला भाग था वो भी कई हिस्सों में टूटे। अब अब ये टूट गए, जब अलग अलग हो गए, अंगारा लैंड ऊपर हो गया, गोंडवाना लैंड नीचे की तरफ हो गया, तो बीच में जो क्षेत्र था एक वृहत सागरीय क्षेत्र, उसको हम कहते थे टेथिस सागर। और ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से जो दूर हटते गए, हमने इस चीज को नाम दे दिया ओपनिंग ऑफ टेथिस सागर, यानी टेथिस सागर का खुलना। अब कई युगों के बाद, कई लाखों वर्षों के बाद में ये जो प्लेटें हैं अंगारा लैंड वाली और गोंडवाना लैंड वाली, अब ये वापस एक दूसरे की तरफ गतिमान होती है। हालांकि टूट गई थी ये, लेकिन अब ये प्लेटें वापस एक दूसरे की ओर सरकने लगी। तो यहां जो सागरीय क्षेत्र में, अब चूंकि उसमें नदियों का पानी सब कुछ उसमें जा जाके इकट्ठा होता था, जो मलबा है भाई, जो ऊपर ये पर्वतीय क्षेत्रों, ये जो स्थल भूभाग थे, तो इनमें नदियां वगैरह जो भी बहती थी, तो वो मलबा तो बीच में इकट्ठा हो रहा है ना सारा, जो भी नदियों के साथ में बहा करके लाया जा रहा है, जो भी इकट्ठा हो रहा है वहां पे। और जब ये प्लेटें आपस में वापस एक दूसरे की तरफ खिसकने लगी, तो जो मलबा नीचे दबा हुआ था, क्या वो मलबा अब ऊपर नहीं उठेगा? आप एक चीज देख लीजिए कि कोई नाला है, वो नाला जमा हुआ है और उसमें कीचड़ ही कीचड़ है। इस तरफ से एक जेसीबी मशीन आई और इस तरफ से एक जेसीबी मशीन आई। दोनों तरफ से जेसीबी मशीन अपना अपना जो फोर्स है, उसका आगे वाला जो भाग है इधर से और इधर से, ये जेसीबी इधर आ रही है, ये जेसीबी इधर आ रही है, उस नाले के अंदर वो जो मलबा, जो उसके अंदर वो जमा हुआ है मलबा, या आप कह सकते हो कीचड़। अब ये इधर से और ये इधर से, जब ये दोनों आपस में जेसीबीओं का जो आगे का जो मशीन वाला भाग है, वो जब दोनों जैसे जैसे आता जाएगा पास में, तो मलबा निश्चित सी बात है ऊपर उठता जाएगा वो। और सेम यही कंडीशन यहां होती है, वो जो मलबा था वो ऊपर उठता गया। अब ऊपर उठेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल एकदम जैसे स्ट्रेट इसी तरह की दिशा के अंदर बिल्कुल ऐसा ऊपर होके हो गया। जब मलबा ऊपर उठेगा तो वो कहीं से इस प्रकार का कोई कैसा, कोई किसी तरह से वो मलबा धीरे धीरे ऊपर उठेगा।
कोई उसकी फिक्स ऐसी नहीं है कि इस तरह की आकृति में ही होगा वो, बिल्कुल प्लेन ही, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर नीचे जो मलबा जिस तरफ से जिधर से ऊपर नीचे होता गया, करते 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 वो मलबा बिल्कुल ऊपर उठ गया। और वही जो मलबा है उसी को ही हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया। तो ये चीजें हैं। तो वलित पर्वत हम क्यों कहते हैं? वलित का मतलब होता है मोड़दार। अब ये जो ऊपर बनेंगे ये पर्वत, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल प्लेन इस तरह से कोई हो जाएगा, भाई मोड़दार पर्वत बनेंगे। तो ये है कि किस तरह से हिमालय का निर्माण होता है या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय भी कैसा है? एक वलित पर्वत है। भारत की अरावली जो श्रृंखला है, हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो अजमेर वाला हिस्सा है वहां पर अरावली दिनों दिन बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, जिसके कारण पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर जो ये मरुस्थली एरिया है पश्चिम का, ये पूर्व की तरफ ये मरुस्थल जा रहा है जिसे हम रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। तो सरकार उसको रोकने के प्रयास कर रही है कि इस मार्च को रोका जाए। वो जो मरुस्थल पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है, अब अरावली उसके बीच में क्या बनी हुई थी? बाधक बनी हुई थी। लेकिन वो अजमेर के और इसके आसपास का जो हिस्सा है वहां काफी अरावली नीचे होती जा रही है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अब वो समय के साथ साथ में गोलाकार होंगे ही। आदमी युवा होता है तब उसके बाल कितने होते हैं सिर में, जैसे जैसे उम्र निकलती है तो सिर भी कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। बाल वाल सारे उड़ जाते हैं, सिर बिल्कुल ऐसे हो जाता है गोल एकदम। और जब बिल्कुल युवा होता है तो बालों के अलग अलग हेयर स्टाइल, कभी महेंद्र सिंह धोनी की तरह, कभी वो सलमान खान की तेरे नाम की तरह, बिल्कुल यूं यूं, मतलब समझ लो वल्लेदार पर्वत होते हैं सिर में। उम्र निकलने के साथ साथ जितना पुराना आदमी होता जाएगा ये वल्लन खत्म होते जाएंगे, जो वल्लेदार पर्वत, और गोलाकार सर हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। ये स्थिति पर्वतों की है। इनकी भी युवावस्था होती है, इनकी भी वृद्धावस्था होती है, इनकी भी समाप्ति होती है। ये स्थिति नदियों की है। नदियों की भी ये युवावस्था भी होती है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब बरसों पर्वतों का निर्माण होता है। यानी बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, टूट गया बहुत बड़ा भाग, और एक ऊर्ध्वाधर रूप में, खड़े रूप में विस्थापित हो जाता है, तब इन पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हास्ट, ये वाला भाग, और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ये कहा जाता है। ये जैसे नीचे धंस गए और ये भाग ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो गया। तो ऊपर वाले भाग को उत्खंड कहते हैं, हास्ट, और नीचे धंसे हुए खंड जो है उनको द्रोणिका या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वोस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो यूरोप की जो राइन घाटी है और वोस्जेस पर्वत, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाएं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। लगातार उनमें से लावा निकलता रहता है, वो जमता रहता है, फिर निकलता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है, और इस तरह से बड़े बड़े जो है ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है जिनके अंदर से लावा निकलता रहता है। ये जो नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी चैनल है वहां आपको ये कई इस तरह के पर्वत दिखाएंगे। यूट्यूब पे ही वीडियो मिल जाएंगे। माउंट किलिमंजारो लिखेगा, जापान का फ्यूजियामा, ये लिख के देखेगा आपको इनमें से लावा निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का सोर्स पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है।
हिमानिया मतलब जो ग्लेशियर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं। और जो पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमी होती है, तो एक तो पूरे ही ग्लेशियर होते हैं, और एक जैसे पर्वतों के ऊपर जो एक बर्फ सी जमी रहती है, और धीरे धीरे जो बर्फ है वो थोड़ी थोड़ी पिघलती 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 जो है वो आगे तक नदी का रूप धारण कर लेती है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। आप एक चीज बताऊं आपको, देखेगा ये जो नदी, गंगा नदी, यमुना, जो इतनी विशालकाय नदियां हैं, ये जहां से निकलती है वहां पानी की बूंद बूंद की तरह से डोट डोट करके पानी गिरता है जहां से निकलती है ये, धीरे 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 धीरे, और वो आगे चलते 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 कितनी विशालकाय नदी का रूप धारण कर लेती है। पर्वतों के लिए अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु होते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। तो कई बार जैसे मान लीजिए कोई तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो, तो फिर जो है उसको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि भाई साहब कोई पहाड़ी भागों में घूम के आओ, थोड़े दिन शिमला मनाली वगैरह जाकर के आओ, तो थोड़ा दिमाग विमाग ठीक हो जाएगा। एक बार एक हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। कैसा, मेरी वाइफ को देखिए पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है आजकल, इसके क्या रहता है, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, डिप्रेशन का शिकार लग रही है। तो ये डॉक्टर साहब ने वाइफ को देखा और देख के कहा कि हाँ भाई इनकी समस्या तो है, आप ऐसा करो। उसके हस्बैंड को कहते कि आप इनको जो है कहीं बढ़िया अच्छी जगह पे घुमा के ले आओ, जो ऊंची पहाड़ी जगह पे है वहां पे। तो वाइफ ने बड़ी खुशी से अपने पति को पूछा, बताइए जी अब कहाँ चलें? तो हस्बैंड कहता दूसरे डॉक्टर के पास। ये जोक समाप्त हो गया है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियो अपलोड करते हैं लोग, ये पैराग्लाइडिंग के, हैंग ग्लाइडिंग के, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां यह खेले जाते हैं? तो ये देखिएगा ज्वालामुखी पर्वत का, ये देखिए किस तरह से ये दिख रहा है। और अत्यधिक दबाव से मैग्मा का निर्माण होता है। किनारे से निकलती पिघलती चट्टानें क्या कहलाती है? लावा कहलाती है। और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण जो होता है वो राख और लावा की परतों के जमने से होता है, जो एक शंकु सा बनता है यहां पे, उसके कारण। और फिर जो बाहर निकलता है तो उसमें लावा है, और ये ज्वालामुखी राख है, गैस युक्त घने बादल, तो ये भी दिखाई देते हैं इस प्रकार से। पठार। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, बिल्कुल ऐसे मेज की तरफ। अब ये दिख रहे हैं तो ये पठार का उदाहरण है ये। आप इसको पर्वत नहीं बोलेंगे, ये पठार है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो देखिए किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे जो होते हैं वो जिनके ढाल खड़े होते हैं, तो जो किनारे हैं वो थोड़ा सा खड़े ढाल की तरह है, और बाकी आपको पूरा सपाट दिखाई देगा बीच में। भारत में दक्कन का पठार हो गया, और बाकी ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है, ये केन्या, तंजानिया इधर के हो गए। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो पठार जो है वो केवल ऊंचाई के आधार पर ही हम नहीं कह देंगे कि 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक है तो वो ही पठार है।
पठार की कई विशेषताएं हैं, उसमें से एक विशेषता ये भी है ऊंचाई वाली। तो तिब्बत का ये पठार है, हम ये ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि तिब्बत का पर्वत, हम यही बोलते हैं ना, तिब्बत का पठार। ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है समुद्र तल से। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटे नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये आगे जब भारत वाला चैप्टर आएगा आपके, इसके एक दो चैप्टर बाद में नेक्स्ट चैप्टर है वो भारत वाला ही है। भारत का जो भौतिक, जो भारत का भूगोल है उसके बारे में, तो उसमें ये छोटा नागपुर, बड़ा, ये सब आ जाएंगे। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात माना झरना, क्योंकि यहाँ या वाटरफॉल, यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित होंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। वो बाहुबली वाली जो मूवी आई थी उसमें कितने सुंदर दृश्य थे, वो के ऊपर बर्फ के पहाड़ थे, उनसे बर्फ पिघलती है, और फिर आगे वो जो पर्वत है, इतने बड़े बड़े पर्वत, वहां से कैसे नीचे तक वो झरने दिखाई देते हैं उसमें। राजस्थान के अंदर भी है चूलिया जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात, ये कई फेमस हैं। तो छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित होंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात। तो ये अब सीधे सीधे नाम है, वन लाइनर क्वेश्चन है एक तरह से। काली मिट्टी की प्रचुरता होती है लावा पठार में, और ये उपजाऊ है और खेती करने के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। कई पठार जो है रमणीय स्थल होते हैं, वही घूमने के लिए, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर आते हैं मैदान। मैं जब ये राजस्थान में चूलिया जलप्रपात और मैनाल जलप्रपात में देखने गया था, तो उस वक्त बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मैनाल जलप्रपात है, बिल्कुल पतली पतली धार ऊपर से जैसे पानी आ रहा था, और इधर से उधर से उधर से, और वो पानी इतना अच्छा सा गिर रहा था। हालांकि बहुत ज्यादा तेज तो झरना नहीं था, वो स्लो स्लो था, लेकिन फिर भी आ रहा था। जबकि उस समय कोई मौसम ऐसा नहीं था कि वहां पर जो है वो कोई बारिश वगैरह हो या कहीं से आए हो। तो ये लगभग बहते ही रहते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि ये प्रपात कुछ समय के लिए बीच में रुक जाए। बाकी ये आपको बहते मिल जाएंगे, बारिश के मौसम में तो मिलेंगे मिलेंगे, बाकी नॉर्मल आपको दिख जाएंगे। मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट आदि को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, यानी इकट्ठा कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो ऊपर हमने स्थल रूपों का देखा था निर्माण किस प्रकार से होता है, जो पर्वतों का निर्माण देखा, पठारों का देखा। मैदान का निर्माण किस तरह से होता है, मेनली जो नदियां बहती है वो अपने साथ जो जल बहा करके लाती है, नदियां जो है जल तो बहा करके लाती है, साथ में जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे जो भी पत्थर, ये बालू, मिट्टी के कण, चट्टान, उनके टुकड़े, उनके कण, तो वो जो साथ साथ में लेकर के बहती है और उनको इकट्ठा करती जाती है, उन्हीं से क्या होता है, आगे इन मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और राजस्थान के अंदर भी आप पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ते हो। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर भारत का ही है।
मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो जहां अनाज आसानी से होगा वहीं जो लोग हैं वो इजिली रहेंगे। फिर है स्थल रूप और लोग। तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं? आसपास के क्षेत्र से इसका पता लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में रस्सी से बना हुआ पुल, तो कहीं घाटियां हैं, कहीं ऊंचे पर्वत हैं, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अब यहां अपने को इस तरह की नीड ही नहीं है राजस्थान में। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश है, वहां आपको इस तरह के लकड़ी के पुल बने हुए खूब दिख जाएंगे। अब यहां तो इन चीजों की है ही नहीं रिक्वायर, तो यहां आपको ये दिखाई नहीं देते। अब जैसे नदियां हैं, तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहां नदी जो है वो यातायात का एक बहुत बड़ा साधन है। कितनी दूरी तक जो है वो यात्राएं की जाती है, उसमें एक सरल और सुगम साधन है। अब हमारे यहां मान लीजिए कि कोई बैठ अगर नदी में गलती से बैठ भी गया कि साहब नदी यहां से शुरू हो रही है, रास्ते में आगे जाके पता चला कि साहब नदी लुप्त हो गई, यहां तो आगे आगे नदी नहीं है, अब रेगिस्तान है। तो हो जाता है ना कई बार। आप सोचो अगर आप नदी में इस तरह से राजस्थान में कहीं किसी नदी पे बैठ गए और वो नदी आगे जाके लुप्त हो गई, उसके बाद तो देखिए घर भी उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। अब जैसे जहां बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है, शिमला, मनाली, आप उधर चले जाओ उन पहाड़ी भागों में, हर आधी घंटा में आपको बारिश मिल जाएगी। वहां पे अचानक कोई बादल आएगा, वो बरस जाएगा। तो वहां इस तरह के घर मिलेंगे आपको, यूं सपाट घर नहीं मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे ताकि उनके ऊपर पानी ठहरे नहीं। शिमला मनाली में इतने सुंदर तरीके से घर बने हुए हैं पहाड़ों पर, जो पर्वत और जो पहाड़ हैं उन पर इस प्रकार से घर बने हुए हैं। और चाय की खेती जैसे असम वगैरह इनके बागान है, तो जो पहाड़ी ढाल है वहां पर चाय की खेती होती है। अब यहां अपने देखें कि बाड़मेर में अपने चाय की खेती करके देखेंगे, तो जैसा भूभाग है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर उस प्रकार की कृषि की जाती है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किसमें? ऊंचाई में, ढाल से और अभिमुखता। तो मुख्य रूप से जो हैं, तो देखिए अब इन्होंने यहां हिंदी में ये पठार जरूर लिखा है यहां पे, लेकिन इंग्लिश के अंदर यहां पर जो वर्ड लिखा गया है वो हिल्स है, और हिल्स का मतलब है पहाड़ियां, जबकि पठार को प्लेटू कहा गया है हिंदी में। तो चूंकि पठार तो जो पर्वत से है वो ऊंचाई में भी कम होता है, ढाल में भी होता है। पर्वत का ढाल बहुत तेज होता है, इस तरह से खड़ा ढाल होता है, जबकि जो ये पठार है इनका ढाल ये बिल्कुल प्लेन होते हैं ऊपर से। तो इसलिए ये होता है हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस। हिंदी के अंदर इसको पठार लिख दिया, जबकि इंग्लिश की जो बुक है उसके अंदर यहां हिल्स लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो पर्वत जो होते हैं, अगर ऐसे पर्वत है तो फिर ये हिल्स है, इनसे छोटी होती है।
तो किस चीज का फर्क होता है? ऊंचाई का। इसका सही उत्तर हो जाएगा क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो पहले वाले का हो गया ऊंचाई। हिमानी कहां पाई जाती है? कहां होते हैं बर्फ? ये पर्वतों पे। दक्कन पठार कहां स्थित है? तो कहां है? भारत में। यांगत्से नदी कहां बहती है? अब ये नाम से देख लीजिए, यांगत्से नदी कहां बहती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाइना। और यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आल्पस पर्वत। नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज, साउथ अमेरिका की एंडीज। खाली स्थान भरें। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिमालय और आल्पस कौन से पर्वतों के उदाहरण हैं? कौन से क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है और पर्वतों का एक क्रम है? कौन से क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक माने जाते हैं? तो ये कई प्रश्न हैं। और देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कभी आए तो उनका हिंदी और इंग्लिश जरूर देखिएगा। अब जैसे यहां ये पठार लिखा हुआ है, तो जबकि पठार तो हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला पठार, जबकि यहां इसने शुरुआत से ही पूछा है पहाड़ी और पर्वत में जो डिफरेंस था। यानी पर्वत को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन, पहाड़ी को कहते हैं हिल्स। यहां ये हिल्स लिखना चाहता है इसकी जगह, लेकिन हिंदी में इसने यहां पठार लिख दिया, जबकि पठार सही वर्ड नहीं है। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।